चौतरफा विरोध का सामना कर रही बिहार सरकार, विधान परिषद में कैंटीन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। 50 से ज्यादा कर्मचारियों ने जमकर की नारेबाजी। झारखंड की हेमंत सरकार ने पिछली रघुवर सरकार की नियोजन नीति के लिए वापस मौजूदा सरकार पर हमलावर हुई बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने सीएम सोरेन पर साधा निशाना। कोरोना के नए मामलों ने एक बार फिर बनाया नया रिकॉर्ड। बीते दिन देश में सामने आए 39,222 नए मामले। बिहार में 45 दिन बाद 100 से ज्यादा मरीज। बिहार में टीकाकरण की संख्या में उतार चढ़ाव। बीते दिन 75,603 लोगों को लगा टीका। बुधवार को 58,385 लोगों को लगा था कोरोना का टीका। नमस्कार, सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बिहार सरकार को चौतरफा विरोध का सामना लगातार करना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका नजारा पटना में देखने को मिला है, जहां बिहार विधान परिषद में परिषद के कैंटीन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। लगभग 50 से ज्यादा कर्मचारियों ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले परिषद के प्रवेश द्वार के पास आकर सेवा नियमित करने की मांग के साथ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें सिर्फ सत्र चलने पर काम मिलता है, इसके बाद बेरोजगारी की मार उन्हें झेलनी पड़ती है। कर रहा है समंदर में जगह देखिए क्या है उस पे पास उसमें नहीं है, कोई राइट नहीं बनता। हम लोग आगे काम कर रहा है अंदर कैंटीन में, हम लोग को बाहर भगाया जा रहा है। कौन लोग काम कर रहा है? आप लोग जो है क्या मांगे रखे हैं? सभी भाई बंधु को रोजगार दिया जाए और तानाशाही न किया जाए। सर हम लोग अगर आप 20-25 वर्ष से काम कर रहे हैं, हम लोग को स्थिति हो जाती है कि खाने पीने के लिए मुहताज। क्या किए हैं आप लोग? हम लोग सर कैंटीन स्टाफ हैं। तो आज क्या किए हैं आप? काम किया। कैंटीन कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। विधान परिषद के कैंटीन कर्मचारियों ने परिषद परिसर में जमकर हंगामा किया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए आत्मदाह करने तक की धमकी दी है। वे सेवा नियमित करने की मांग कर रहे थे। विधान परिषद के मार्शल और सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारी कैंटीन कर्मचारियों को गेट के बाहर भी भगा दिया। लेकिन मंत्री के जवाब पर जिस तरह से विधायक ने सबूत दिखाए थे, कल के दिन सीपीआई माले के विधायक मनोज मंजिल ने आरा सदर अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाया था। जवाब में मंत्री ने सभी सुविधाओं का जिक्र किया। इसके बाद विधायक ने सदर अस्पताल की कई फोटोज जब सबूत के तौर पर दिखा दी, तब फिर जाकर मंगल पांडे ने जवाब दिया कि हाँ, दिखवा लेता हूं, कोई बात नहीं। तेजस्वी यादव ने कॉल ड्रॉप का मामला उठाया तो अध्यक्ष ने कहा कि हर चीज में राजनीति नहीं करें। उधर विधानसभा से जुड़े एक सवाल को लेकर अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि विधायक की तरफ से वे खुद सवाल पूछ रहे हैं, मंत्री जी जवाब दें, ये काम कब तक पूरा हो पाएगा। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछे गए। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने सदर अस्पतालों में पैथोलॉजी में जांच के नाम पर आंकड़ा दिखाकर राशि गबन करने का मामला भी उठाया। आरजेडी विधायक रामानुज प्रसाद ने बिहार में खाद्य संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति का मामला उठाया। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 3 महीने में खाद्य संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कर ली जाएगी। भाकपा माले के विधायक अजीत कुमार ने दंत महाविद्यालय अस्पताल में तृतीय वर्ग कर्मचारी की नियुक्ति में आरक्षण प्रावधान लागू नहीं करने का भी मामला उठाया था। लेकिन सभापति ने कल के दिन कमेटी बनाने की घोषणा की है। बिहार विद्यापीठ में अतिक्रमण को लेकर कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने मुद्दा उठाया। मंत्री आलोक रंजन के जवाब से असंतुष्ट होने के बाद कमेटी बनाकर जांच कराने की मांग की गई और इसका सत्ता पक्ष के कई एमएलसी ने समर्थन भी किया है। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि पिछली बार सदन की कमेटी बिहार विधान विद्यापीठ के लिए बनी थी, इसके कई सदस्य रिटायर भी हो गए। लेकिन तेजस्वी ने स्पीकर को सौंपी अब दागी मंत्रियों के लिस्ट। अब इसके पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दागी मंत्रियों को लेकर
सरकार पर हमला बोले। उन्होंने दागी मंत्रियों की लिस्ट भी विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी। मंत्री रामसूरत राय को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि नीतीश कुमार की सरकार अपने मंत्री को बचा रही है, लेकिन उनके खिलाफ सारे सबूत विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा सरकार में 60% से ज्यादा मंत्री दागी हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने तथ्य भी मांगा था, इस वजह से लिस्ट सौंप दिया हूं। एडीआर रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 31 मंत्रियों में से 18 यानी 64% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन जिस तरह से मुद्दा उठाया गया आपराधिक छवि के मंत्रियों के खिलाफ, भोजपुरी भाषा को लेकर भी बहस देखी गई। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने संकल्प लाया कि भोजपुरी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार भारत सरकार से अनुशंसा करे। तो चलिए सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे जो लगातार कवरेज कर रहे हैं विधानसभा की, उनसे हम अब जुड़ रहे हैं। शशांक, कल के दिन की जो हमने तस्वीर देखी उस पर आज के दिन प्रकाश हम डाल रहे हैं, पर यह भी पूछेंगे कि आज के दिन क्या हो सकता है। लेकिन शशांक देखिए, कल के दिन विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया, वो था दागी मंत्रियों के खिलाफ। 64% ऐसे मंत्री हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस पर क्या कुछ बातें हुई कल के दिन सदन के अंदर, शशांक? देखिए सागर, कल सदन की शुरुआत जैसे हुई, यानी शुरुआत 11 बजे से सदन की होती है, लेकिन 11 बजे से पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंच गए थे और विधानसभा परिसर में उन्होंने सदन शुरू होने से पहले, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है कि नेता प्रतिपक्ष सदन के जब निकलते हैं तब मीडिया से मुखातिब होते हैं और मीडिया को सदन के अंदर की तमाम बातों को बताते हैं। लेकिन आज सदन शुरू होने से पहले तेजस्वी यादव पहुंचे और उन्होंने कहा कि आज कहीं ना कहीं बिहार सरकार में 60% से ज़्यादा ऐसे मंत्री हैं, 60% से ज़्यादा ऐसे मंत्री हैं जो टेंटेड हैं, दागी हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले हैं या तो आपराधिक मामले हैं या ऐसे तमाम चीज़ों का है जो कहीं ना कहीं वो घेरे में आते हैं। और नीतीश कुमार जो करप्शन फ्री होने की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस करप्शन की बात करते हैं, क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो क्राइम और करप्शन दोनों से जुड़े हुए उनके 60% से ज़्यादा मंत्री हैं और उनको वो अविलंब हटाएं। और अगर वो नहीं हटाते तो इसको लेकर सदन के अंदर सवाल भी किए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सरकार को घेरा भी जाएगा। तो कल तेजस्वी यादव ने एक एजेंडा सेट किया था जिसमें शराब सहित क्राइम और अपराधी दागी मंत्रियों की बात उन्होंने की थी। उन्होंने तमाम तथ्य भी दिए हैं। बिहार सरकार में कुछ ऐसे मंत्री हैं जिन पर भी मामले चल भी रहे हैं। लेकिन जो सत्ता पक्ष का कहना, जब हम लोगों ने सत्ता पक्ष के विधायकों से बात की, सत्ता पक्ष के मंत्रियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि 60% से जो ज़्यादा मंत्री हैं जो जिनके ऊपर मुकदमे हैं उसमें अधिकांश मुकदमे पॉलिटिकल एजिटेशन के हैं, यानी राजनीति के दौरान जो आंदोलन होते हैं, विपक्ष में रहकर जो आंदोलन होते हैं, जनता के कामों को लेकर जो आंदोलन और धरने प्रदर्शन होते हैं, उन तमाम चीज़ों के भी मामले दर्ज हैं। और आमतौर पर देखा गया है कि जो संगीन और संज्ञेय मामले होते हैं, यानी जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेज होते हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने ये भी दागा है कि लालू राबड़ी शासनकाल में जितने मंत्री थे उनके क्या स्थिति वो भी बता दें। और तमाम ऐसे राजद में आज भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे शहाबुद्दीन हो जो जेल में बंद है लेकिन राजद के नेता हैं, तमाम ऐसे नेता हैं, राजबल्लभ हैं जो रेप के कांड में अंदर जेल में गए थे और वो विधायक थे राजद के और उनको सजा भी हो चुकी है। तो तमाम ऐसे नाम भी गिनाए कि अपराधियों की जो फहरिस्त है वो राजद के पास है। एनडीए में जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजिटेशन के मामले उनके ऊपर हैं। लेकिन भोजपुरी भाषा का भी मुद्दा कल के दिन सुर्खियों में रहा है। जिस तरह से 8वीं सूची में शामिल करने की मांग की गई कांग्रेस के एमएलसी की तरफ से, क्या इस पर भी कुछ विचार किया जा सकता है, शशांक? देखिए सागर, भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग आज की नहीं है।
पूरे देश में जब 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल की जाती हैं तो एक जी। बहुत महत्वपूर्ण था बिहार के लिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और बिहार विधान परिषद के ताराकांत झा अध्यक्ष हुआ करते थे, सभापति हुआ करते थे। उस वक्त ताराकांत झा और अन्य तमाम मिथिलांचल के नेताओं ने एक बहुत पहले से मुहिम चला रखी थी और मैथिली को, बिहार की एकमात्र भाषा मैथिली को 8वीं अनुसूची में अटल बिहारी वाजपेयी की शासनकाल में जगह मिली थी। तो बिहार की एक भाषा मैथिली है, लेकिन भोजपुरी की मांग लंबे समय से की जाती रही है। अब भोजपुरी भाषा एक ऐसी है जिसका जो प्रसार है सिर्फ बिहार में नहीं है। भोजपुरी भाषा को एक ऐसी भाषा, मात्र देश की भाषा है जिसको एब्रॉड के कई देशों में, बाहर के, चाहे वो त्रिनाद टोबैको हो, जहाँ पर भी भारतवंशी हैं, वहाँ पर कुछ देशों की वो राजकीय भाषा है। तो ऐसे में इसका विस्तार और प्रसार बहुत ज़्यादा है। सिर्फ भारत में नहीं बोली जाती है, देश के अन्य कोनों में जहाँ जहाँ बिहारी हैं भोजपुरी अच्छी खासी बोली जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहारी टंग जो है, जो बिहारी एक तरह से जुबान है, उसको भोजपुरी को उसका पर्याय माना जाता है तमाम जगहों पर। हालांकि ऐसा नहीं है, बिहार में तमाम तरह की भाषाएं हैं, मगही भी है, मैथिली एक बहुत समृद्ध भाषा है, भोजपुरी बहुत समृद्ध भाषा है। इसको लेकर लंबे समय से आंदोलन चलता रहा है और बातें उठती रही हैं। लेकिन केंद्र सरकार में जब ये भाषा विज्ञान पे बात आती है तो भोजपुरी की अपनी स्क्रिप्ट नहीं होने के कारण भोजपुरी को कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ना पड़ता है, क्योंकि भोजपुरी की हिंदी ही स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट है उसकी, और भाषा विज्ञान में या भाषा का दर्जा देने के लिए उसकी एक सेपरेट स्क्रिप्ट होने की भी बात आती है। हालांकि उसका प्रसार को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कल विधान परिषद में ये बात उठी है, प्रेमचंद मिश्रा ने उठाया है। बिहार के तमाम लोग, चाहे वो बिहार के जहाँ से भी जुड़े हों, उनको उनकी ये मांग है, उनकी ये सोच है कि भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल हो। लेकिन जो तकनीकी बाधाएं आती हैं, जो भाषा के बनने के लिए जो तमाम योग्यताएं होती हैं, उसमें एक स्क्रिप्ट वाला मामला कहीं ना कहीं फंस जाता है। लेकिन एक उनकी मांग है और बिहार के बहुत बड़ी संख्या में लोग, एक तरह से कहें कि बिहार के ही नहीं, देश के और विदेशों में भी रहने वाले लोग भोजपुरी से अपना को अटैच मानते हैं। और भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जो उसमें काफ़ी मिठास है और बिहार के लोग चाहते हैं कि उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और प्रेमचंद मिश्र ने उसी बात को विधानसभा और विधान परिषद के मामले से पास कराकर केंद्र को प्रस्ताव भेजने की बात कही है। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने सदर अस्पतालों में पैथोलॉजी के नाम पर लूट का मामला उठाया और विपक्ष के भी विधायकों ने तमाम सवाल उठाए चिकित्सा व्यवस्था को लेकर। मंगल पांडे ने कहा कि सब कुछ पूरी तरह से दुरुस्त वहां पर चल रहा है, लेकिन जब विपक्ष के विधायकों ने वहां पर तस्वीरें दिखानी शुरू की तो फिर मंगल पांडे ने तुरंत पलट गए वो अपने जवाब से। वो कहते हैं कि हम इस पर जांच अब हम करवाएंगे। मतलब कि बीजेपी विधायकों के भी सवाल, विपक्ष के भी सवाल, सदन की कार्यवाही इस बार देखिए थोड़ी दिलचस्प यहां पर दिखाई दे रही है। शशांक, देखिए सागर, आपके दूसरे बात का पहले मैं जवाब देता हूं। आमतौर पे जब विधानसभा चलती थी तो विपक्ष के लोग सरकार से जरूर सवाल दागते थे, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग सरकार को घेरने में थोड़ी सी कंजूसी करते थे। और उसका कारण है कि उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कमिटमेंट है पार्टी के प्रति। लेकिन इस बार बहुत अच्छा माहौल रहा है। इस बार जनहित के जो मामले हैं, चाहे वो अस्पतालों का मामला हो, चाहे वो जो गली नली का योजना हो, या फिर हर घर का जल वाली योजना हो, तमाम चीज़ों पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने, खास करके जिनका आपने नाम लिया, पवन जायसवाल हो या संजय सरवागरी जो दरभंगा के हैं, कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक हैं जिन लोगों ने सरकार को कई मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर और सरकार की कार्यशैली के मुद्दे पर, जो जिला स्तर पर या प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर गड़बड़ करते हैं अधिकारी, उसके स्तर पर तमाम चीज़ों पर सरकार को विधानसभा के अंदर न सिर्फ प्रश्न पूछा है बल्कि उनको घेरा भी है। तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र की उच्च परंपरा है, लोकतंत्र का जो एक मापदंड है, उसके अनुरूप विधायकों ने कई मामलों पर, कई अवसर पर बिहेव किया है। दूसरी बात, अगर आपने जो पैथोलॉजी की बात कही सदर अस्पताल में या जिलों के अस्पतालों में, अनुमंडल अस्पतालों में, देखिए सबसे बड़ी बात है कि पहले जब 2006 से पहले सरकार अस्पतालों में सरकारी लैबें हुआ करती थी, यानी वो लैब सरकारी जो कर्मचारी होते थे वो ऑपरेट करते थे। और शिकायत होती थी कि उनके पास केमिकल्स नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है और उनके पास वो तमाम जरूरी चीज़ें नहीं है जो उच्च स्तरीय जाँच को, यानी एक क्वालिटी मेंटेन करते हुए जांच कर सके, पैथोलॉजी टेस्ट कर सकें। तो वो शिकायतें पहले हुआ करती थी। 2006-05 के बाद जब सरकार आई और 2006 के बाद
कई चीजों को आउटसोर्स कर दिया गया है। यानी जो सदर अस्पताल में जांच होगी वो बाहर आउटसोर्स एजेंसी करती है और आउटसोर्स एजेंसी को सरकार कुछ फीस भी होता है और सरकार उनको पैसा देती है। कई जगहों पर बड़े आउटसोर्स एजेंसी किए गए हैं जो अनुमंडल स्तर पर। तो जो आउटसोर्स काम करने वाले लोग हैं, पहले कुछ दिनों तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बाद में उन्होंने क्वालिटी से भी कंप्रोमाइज किया और कहीं ना कहीं उसमें भी लाल फीताशाही आ गई। उनकी पेमेंट का लफड़ा होता था क्योंकि उनका जो पेमेंट है वो जिला स्वास्थ्य समिति से होता था। तो ऐसे में जिला स्वास्थ्य समिति के और जो कंट्रैक्टर हैं, जो कहीं ना कहीं आउटसोर्स वाली एजेंसी है, उनके बीच में भुगतान को लेकर या लेन देन को लेकर तमाम तरह के विवाद होते हैं और धीरे धीरे क्वालिटी डिक्रीज करती गई। तो कई जगहों पर ऐसी शिकायत आ रही है और शिकायत लाजमी भी है कई जगहों पर। तो मंगल पांडे ने इस बात को पहले तो उन्होंने कहा कि आउटसोर्स के माध्यम से तमाम एजेंसियों के माध्यम से जांचें हो रही हैं, लेकिन वास्तविक ये स्थिति है कि तमाम तरह की जो बड़ी जांचें हैं, जो महंगी जांचें हैं, सामान्य जांचें वो तो हो जाती हैं, लेकिन जो महंगी जांचें हैं, जो जरूरी जांचें हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो ये शिकायत जायज है और मंगल पांडे ने कॉग्निजेंस भी लिया, उन्होंने कहा इसको दिखवाएंगे भी। लेकिन शशांक, बिहार में बढ़ते कोरोना के मामले पिछले अगर 56 दिनों के बाद के आंकड़ों को देखा जाए, 56 दिनों के बाद ऐसे हालात सामने आए जब 100 से अधिक मामले सामने आए, तो क्या सदन के अंदर इस मुद्दे को भी उठाना चाहिए, इस पर भी अब चर्चाएं करनी चाहिए? क्योंकि हालात बिगड़े ना उससे पहले इस पर विचार विमर्श बिल्कुल जरूरी है। शशांक, देखिए, कोरोना के जो मामले हैं हालांकि बिहार में भी कंट्रोल्ड है, लेकिन अगर पहले के एवरेज देखा जाए, जब तो 2 महीने से बिहार में काफ़ी कम केस थे, 326-27 केसेस थे, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में केसेस बढ़े हैं। और उसका कारण है कि बिहार में तमाम बाहर के लोग, चाहे वो जहाँ जहाँ कोरोना का सबसे ज़्यादा मामला, कोरोना सबसे ज़्यादा अगर तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है, मल्टीपल कर रहा है, तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद पंजाब है और महाराष्ट्र और पंजाब से बड़ी संख्या में फिर साउथ के कुछ राज्य हैं, हालांकि वहाँ से लोगों का अटैचमेंट या आना जाना कम है, लेकिन है। तो ऐसे में महाराष्ट्र और पंजाब ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां के बिहार के लोगों का कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है और इंटर एक्सचेंज लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में जो महाराष्ट्र से लोग, चूंकि होली का समय है और होली के पर्व के पहले लोग अपने घरों में आते हैं, आमतौर पे जितने लोग बाहर काम करते हैं उनकी कोशिश होती है बिहार में कि होली और छठ 2 ऐसे पर्व हैं जब अपने घर लौटते हैं। तो अपने घर लौटने क्रम में बहुत सारे ऐसे लोग पहुँच गए होंगे जिनके इंटरेक्शन से चीज़ें बढ़ सकती हैं। विधानसभा में मामला सागर उठा था और बिहार विधानसभा में सरकार ने जवाब भी दिया था और ये कहा था कि कोरोना के जितने लोग बाहर से आ रहे हैं और खास करके जो काफ़ी कोरोना के ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं, अगर वहाँ से लोग आ रहे हैं तो उनकी निगरानी की जाएगी, उनकी स्कैनिंग की जाएगी और ज़रूरत पड़े तो उनको क्वारंटीन भी किया जाएगा, उनको ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद वैक्सीनेशन के प्रोग्राम पर भी सरकार ने सदन में बोला है। तो देखिए, ये कोरोना एक ऐसा मामला है जिसको राज्य के दायरे की बात नहीं है। जैसे ही पड़ोसी राज्यों में या संबंधित राज्यों में मामले बढ़ेंगे तो उसका प्रभाव पूरे देश के हिस्सों में पड़ेगा और बिहार खास करके इसलिए पड़ेगा कि बिहार में माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में होली का समय है और सरकार को भी सतर्कता की जरूरत है। रही बात सदन में बात करने की, सागर, तो सदन अब 2 दिन बचा है, 23 तारीख को और 24 तारीख को 2 दिन सदन बचेगा। दोनों दिन एक ही दिन एक तरह से कहिए 23 तारीख को विधायी कार्य होने हैं और वो विधायी कार्य भी लटकता नजर आ रहा है क्योंकि विपक्ष ने साफ कर दिया है कि पुलिस विधेयक, संशोधन विधेयक जो है उसको वो पारित नहीं होने देंगे जब तक वो प्रवर समिति में नहीं जाती है, यानी उसको प्रवर समिति में भेजने की बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से सरकार नहीं चाहेगी कि इस तरह के मामले प्रवर समिति में जाए। सरकार के पास बिहार विधानसभा में मेजॉरिटी है। ऐसे में 23 तारीख दिलचस्प होगा कि क्या होगा, यानी 2 बिजनेस डे बचे ही हैं बिहार विधानसभा में, तो उसमें कम चांस लगता है कि कोरोना पर कोई डिबेट है। और कोरोना एक प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग का मामला है, आम लोगों के जागरूकता का मामला है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार ने तमाम गाइडलाइंस जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं और राज्य सरकार ने अपने भी तरफ से कई एडवाइजरी और कई तरह के प्रिकॉशनरी स्टेप्स भी लिए हैं। तो निश्चित रूप से ये तमाम लोगों के मिलकर काम करने की बात है और कहीं ना कहीं कोरोना फिर से लौट रहा है, इससे लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो बिहार विधान सभा में कार्यवाही का दौर तो लगातार जारी है, लेकिन सदन की तस्वीरें लगातार हंगामेदार रहती हुई दिखाई दे रही हैं। और झारखंड की हेमंत सरकार ने पिछली रघुवर सरकार की नियोजन नीति वापस ले ली है। इससे बीजेपी सरकार पर अब हमलावर हो गई। एक बार फिर बीजेपी के विधायक अमर बाउरी ने यह मुद्दा उठाया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार नई नियोजन नीति जल्द लाए। साथ ही गृह कार्य मंत्रिमंडल, सचिवालय विभाग समेत कई विभागों पर कटौती प्रस्ताव पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, यह भी हम आपको सुनाते हैं। भाई साहब, आज बजट का कार्मिक, गृह, कारा
इस मूल बजट पे उनका चल रहा था। कोई सार्वजनिक सभा का भाषण सुनने के लिए हम लोग नहीं आए। आप जलेबी की तरह बातों का जलेबी बनाइएगा और अपने विधायकों को बांट दीजिए, उसमें चलेगा। उसको सुनने के लिए हम लोग थोड़ी बैठे हैं। हम लोगों ने सीधा ये कहा कि जो आप लोगों ने नियोजन नीति के बारे में जो कार्मिक डिपार्टमेंट की ओर से जो बताया है कि आपने क ख और ग और घ जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों को आपने आहरित कर दिया, मतलब खारिज कर दिया, और उसके साथ साथ जिसका रिजल्ट निकलना है उसे सारे लोगों को बाहर कर दिया। कोर्ट ने कोई आदेश नहीं, आपने बाहर कर दिया। अब नया वैकेंसी आप लेकर के आएंगे, जिसके लिए झारखंड इतने सालों तक वैकेंसी नहीं रहने के लिए रुका रहा। वो था कि भाई ये स्थानीय नीति को परिभाषित करके नियोजन नीति बना करके नए लोगों को समझ देना है। आपने उसके संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा। आप यहाँ के मूलवासी झारखंडियों को नौकरी कैसे देंगे, इस विषय में आपने एक शब्द नहीं कहा। आप लॉ एंड ऑर्डर पे इतनी रेप की घटना, इतने सारी चीजें हुई, इस पर कुछ नहीं कहा। आपके ऑफिसर बेलगाम हो गए हैं, निकल के जा रहे, उसमें कुछ नहीं कहा। और उनके सिर्फ बातों की जलेबी सुनने के लिए कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? आप अखबार न्यूज पढ़ाइए दीजिएगा, हम लोग देखिए लेंगे, सब लोग सोच ही लेंगे और सुन ही लेंगे। आज जिस विषय को लेकर के विपक्ष यहाँ बैठा है, हम लोग सुन रहे थे। हम लोग को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी कम से कम कुछ अच्छा बोलेंगे, लेकिन नहीं। उन्होंने फिर अपना वही ढाक के 3 पात वाला विषय है, अपनी बातों को कुछ कहना नहीं है और इधर उधर घुमा करके शेष कर देना है। उसी में आए थे, इसलिए हम लोगों ने उनका बहिष्कार किया। चलिए, संवाददाता कुमार कामेश के साथ हम सीधे लाइव अब जुड़ेंगे। कामेश, सदन की कार्यवाही इस वक्त कैसी चल रही है? कल तक की तस्वीरें कैसी रही? क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री का भी लगातार यही कहना कि कोरोना के बढ़ते मामले शुरू हो चुके हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से अधिक मदद नहीं मिली, ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान था। लेकिन आगे क्या अब इस पर चर्चाएं हो सकती हैं और आज के दिन का कैसा माहौल रहने वाला है? कामेश, देखिए सागर, जिस तरह से विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान जो बातें उभर कर आ रही है, पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रह रहा है। लेकिन जो जन मुद्दे होने चाहिए, जन सरोकार के मुद्दे होने चाहिए, उन मुद्दों से विभाग जो है, मंत्रिमंडल या हेमंत सरकार जो है, कहीं ना कहीं पीछे हट रही है। जहां तक नियोजन नीति की बात है, अगर नियोजन नीति की बात की जाए तो एक लंबे समय के बाद 2016 में जब रघुवर सरकार आई थी, तो रघुवर सरकार ने एक नियोजन नीति लेकर आई थी और उस नियोजन नीति के तहत राज्य के कई जिलों को गैर अनुसूचित जिले और अनुसूचित जिलों में शामिल किया गया था। उसके तहत जो है कई शिक्षकों की नियुक्ति हो गई थी। कुल 17,572 शिक्षकों की वैकेंसियां निकली थी। उसमें जो है जो 9,149 पद जो है गैर अनुसूचित जिलों के लिए आरक्षित कर दिए गए थे। तो देखिए, इस 2016 की जो नियोजन नीति थी, उस नियोजन नीति में कहीं ना कहीं विरोधाभास था, क्योंकि किसी भी जिले में या किसी राज्य में या किसी भी केंद्र सरकार में कोई भी हो, लेकिन किसी भी पद पर 100% आरक्षण नहीं हो सकती थी। इसी बात को लेकर देखिए इस नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। लेकिन जिस तरह से 3 फरवरी 2021 को हेमंत सोरेन ने इस नियोजन नीति को वापस ले ली, तो जब वापस ले लिया तो इससे कई आधारहीन जो है ना, कई तथ्य जो है आधारहीन हो गए। कई पदों पे नियुक्तियां निकाली गई थी, उन नियुक्तियां खारिज हो गई। तो ऐसे में देखिए कि जहां राज्य सरकार युवाओं की चिंता की बात कर रही है, चाहे किसी की भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, महागठबंधन की सरकार हो, पार्टियां सरकार बनाती है और सत्ता में आने के बाद कई तरह की घोषणाएं करती है और पिछली सरकार की जो अच्छी योजनाओं भी होती है, उन योजनाओं पर लगभग वापस ले लेती है, जिसका खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ता है। और ठीक इसी तरह झारखंड में भी देखने को हो रहा है। झारखंड को बने हुए 20 साल हो गए, युवा झारखंड है, लेकिन अगर रोजगार की बात की जाए, यहाँ के युवाओं को रोजगार देने की बात की जाए, तो अब तक की जो भी सरकारें रही हैं वो पूरी तरह से फिसलडी साबित हुई है। और एक बार फिर जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार ने 3 फरवरी 2021 को नियोजन नीति वापस ले ली, तो इसका खामियाजा जो है यहाँ के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। और इसी बात को लेकर विपक्ष जो है कल सदन में हेमंत सोरेन के सामने यह पक्ष उठाया था। लेकिन जो बातें हेमंत सोरेन को बोलनी चाहिए थी, यहाँ के युवाओं को रोजगार देने की बात करनी चाहिए थी, उनके उस नीतियों पे नई नियोजन नीति लाने की पर बात करनी चाहिए थी, इन सारे मुद्दों को भटकाते हुए हेमंत सोरेन ने विपक्ष का जो आरोप था, उन आरोपों पे सीधा उन्होंने हमला करते हुए विपक्ष के कई ऐसे विधायकों पे उन्होंने सीधा हमला किया। खासकर लेकिन कामेश देखिए, 14 जुलाई सन 2016 जब नियोजन नीति की अधिसूचना जारी की गई, फिर उसे पारित किया गया, लेकिन हेमंत सरकार ने जब उसे हटाया तो फिर वहां पर तमाम तरह की बातें चली कि इससे नुकसान भी होगा, लोगों का फायदा भी होगा। वो शुरुआती दौर की तस्वीरें थी, लेकिन मौजूदा समय में नियोजन नीति का कितना नुकसान होगा लोगों को और नई नियोजन नीति कब तक लाई जाएगी, इस पर क्या विचार अब किया जा रहा है सरकार की तरफ से? कामेश,
विपक्ष जो है सागर इसी बातों को लेकर लगातार हमलावर है कि जिस नियोजन नीति को आप रद्द कर दिए थे, उसी नियोजन नीति को लेकर जब आप सरकार में नहीं थे तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट में आपको हार मिली थी। हाईकोर्ट में हार के बाद जब आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया। और फिर जब आप इसी नियोजन नीति की पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के नियोजन नीति के पक्ष में आप जहां हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और बाद में जब आपकी सरकार बनती है तो उस नियोजन नीति को रद्द कर देते हैं, तो देखिए सरकार की कथनी और करनी में साफ फर्क मालूम चल जाता है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। देखिए सरकार की मंशा सीधा सीधा है कि यहां के युवाओं को कहीं ना कहीं घोषणाओं में, वायदों में भटका के रख देना। एक तरफ हेमंत सोरेन की सरकार, देखिए सरकारी नौकरियों की बात छोड़ दी जाए तो हेमंत सोरेन की सरकार ने 5 लाख लोगों को नियोजन देने की बात कही थी 1 वर्ष में। अब यही सरकार बोल रही है कि इतना नियोजन देना अब संभव नहीं है। कल सदन में जिस तरह से हेमंत सोरेन ने जो बातें रखी, अब इस तरह का नियोजन देना संभव नहीं है। कई युवाओं को हम सीधा ऋण देंगे और ऋण की राशि 50,000 से 5 लाख रुपए तक होगी। तो ऐसे में देखिए कि हेमंत सोरेन ने जो वायदे किए थे उन वायदों पे कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं को भटकाते भी नजर आ रहे हैं। और जो पक्ष रखना चाहिए था सरकार की ओर से आम जनता पे, तो एक सीधा संदेश कहा जाए सागर तो आम जनता के बीच में हेमंत सोरेन सरकार की जो नियोजन नीति है, नियोजन नीति पे कुछ खासा प्रभाव देखने को नहीं मिला। सरकार यह भी घोषणा नहीं कर रही है कि अगर आपने नियोजन नीति रद्द कर दिया तो नई नियोजन नीति कब आएगी। इसको लेकर भी विपक्ष लगातार नियोजन नीति पर विचार करना होगा कामेश, क्योंकि विपक्ष को एक मुद्दा मिला है। सदन के अंदर कार्यवाही के दौरान इस मुद्दे को अभी भी उठाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कामेश पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। रांची की तस्वीर, विधायक अमर बावरी ने भी निशाना साधा है सीएम पर। तो दोनों तरफ, दोनों राज्यों में सदन के अंदर बजट सत्र कार्यवाही का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन हंगामेदार तस्वीरें दोनों तरफ दिखाई दे रही हैं। और जनता के मुद्दों को कितनी प्राथमिकता दी जाएगी आने वाले दिनों में, यह भी देखने वाली बात होगी। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।